9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी। आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ ही बताएंगे काफी सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जहां 2 दिन में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही तीसरी खबर की अगर बात करें तो तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की, जहां पर कहीं कहीं बारिश और बिजली चमकने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है और इसके साथ साथ तेज हवाएं संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मौसम अलर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है वो जान लेते हैं। ये जानकारी हम आपको अपने पीछे दिख रहे इस नक्शे के जरिए देंगे, यानी कि मैप के जरिए देंगे कि कहां पर किस तरीके की जो मौसम को लेकर संभावनाएं हैं वो बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि जब दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम को लेकर, यानी कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और यहाँ पे स्पेशली नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे के सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है मौसम पूर्व अनुमान, यानी कि आने वाले 24 घंटे में किस तरीके का मौसम का रहेगा हाल, वो हम आपको इस नक्शे के जरिए बता देते हैं। तो गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना। हालांकि इससे जुड़े हुए जो हिस्से हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगह पर अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। जब आप आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत ओडिशा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। लेकिन हाँ, उसके आगे पीछे जो स्टेट उसके साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर अभी बरसात नहीं है। जब आप दक्षिण का रुख करते हैं तो आप देखेंगे कि केरल के साथ साथ आप लक्षद्वीप या अंडमान की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश है। अंडमान और निकोबार में कई जगह बरसात की संभावना है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, मध्य भारत और पश्चिम भारत का रुख करते हैं तो ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं यहाँ पर बरसात की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोकण और गोवा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब मौसम की चाल भी आपको बता देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके का मौसम का हाल रहा है। जब आप दक्षिण का रुख करते हैं तो तटीय कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। जब आप मध्य महाराष्ट्र का रुख करेंगे तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में जोरदार तेज बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे का हाल हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ
उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ ये रहा तुम्हारा नया बैग और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां पर किस तरीके का तापमान दर्ज किया गया है, कितने अधिकतम तापमान में अंतर दर्ज किया गया और कितना न्यूनतम तापमान में, यानी कि तापमान का हाल अब हम आपको बता देते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख की। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं और अन्य जगह पर किस तरीके का तापमान दर्ज किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। जब पूर्व उत्तर का रुख करेंगे तो असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य तापमान से ज़्यादा है। इसके साथ ही नीचे का रुख करते हैं, दक्षिण की तरफ जब हम जाते हैं तो भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद और भी कहां पर कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, कितना अंतर दर्ज किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन अब बताते हैं आपको सबसे ज़्यादा तापमान कहां पर दर्ज किया गया है। सौराष्ट्र के राजकोट में, जो कि 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, कितने अंतर के साथ। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह का तापमान जानते हैं। न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। बात करते हैं अब अन्य जगह की, जिसमें हरियाणा, दिल्ली है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना दर्ज किया गया है, कितने अंतर के साथ। असम और मेघालय की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर किस तरह से बदली है। भीतरी उत्तर कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और लगातार फिलहाल हम आपको न्यूनतम तापमान बता रहे हैं कि कितने अंतर के साथ दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सबसे कम कहाँ दर्ज किया गया है वो बता देते हैं। मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में दर्ज किया गया है 11.0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि न्यूनतम तापमान यहाँ 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब देश के अलग अलग जगह पर तापमान की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो अभी आपने जाना तापमान का हाल, कहाँ पर कितना न्यूनतम तापमान रहा, कितना अधिकतम तापमान रहा और कितना अंतर जो है वो देखा गया।
इसके अलावा हमने और भी जानकारी आपको दी है और अभी आगे और भी जानकारी देंगे, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पर कितना दर्ज किया गया, फसलों को लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आखिर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तमाम चीज़ें हम आपको अपने इस शो में बताएंगे हमेशा की तरह से। इस बार भी हम आपको नई फसल की जानकारी देंगे और उस फसल को ठीक ठाक रखने के लिए उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए वो सब हम आपको इस शो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। इस शो को आगे बढ़ाएंगे, अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे जो कि है एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ा हुआ, यानी कि कहां पर वायु गुणवत्ता किस तरीके की दर्ज की गई है वो अपने इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 402 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। पुणे में ये 156 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे के बाद हम रुख कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में ये 232 दर्ज किया गया जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं। कोलकाता का रुख करते हैं जहां पर AQI 416 दर्ज किया गया और जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ में ये 443 दर्ज किया गया जो कि बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं। पटना में ये 464 दर्ज किया गया जो कि बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद में ये 105 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। हैदराबाद के बाद रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो हमने अभी आपको बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया, क्योंकि आपके शहर में कितना AQI है ये जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जब बाहर निकले तो उसी तरीके की तैयारी करके निकले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्वानुमान का रुख कर लेते हैं ताकि आप अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना बैकपैक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के जो 3 दिन है बुधवार से शुक्रवार थोड़ा जो धूप है वो खिली रहेगी लेकिन घटा भी छाई रहेगी। शनिवार यानी चौथे दिन धूप खिली रहेगी। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 8 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुरू के 3 दिन 3 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन यानी शनिवार को ये 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो गुलमर्ग में क्या कुछ तापमान का हाल रहेगा वो हमने भी आपको बताया। पर्यटन पूर्व अनुमान हिमाचल प्रदेश की बात करें, मनाली अगर आप जा रहे हैं तो बुधवार को धूप खिली रहेगी, चटक धूप रहेगी। गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ी छाया भी रहेगी यानी कि घटा रहेगी, धूप भी खिली रहेगी। शनिवार को चौथे दिन एक बार फिर से तेज धूप रहेगी। और अधिकतम तापमान जानना ज़रूरी है जो कि आपको बता दें कि 17 से लेकर 20 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। और आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के देहरादून अगर आप जाना चाह रहे हैं
तो बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों दिन सनी डे रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि अगर आप देहरादून जाने का प्लान कर रहे हैं तो चारों दिन अच्छी खासी धूप रहेगी, तो आप जा सकते हैं आराम से देहरादून घूमने के लिए। बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पर्यटन पूर्वानुमान दिखाने का हमारा यही मकसद रहता है, ताकि आप अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग कर सके। उत्तर प्रदेश के आगरा अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन फॉग वाले रहने वाले हैं, और जो चौथा दिन है शनिवार का, वो अच्छी खासी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 33 से 34 के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 16 से 18 के बीच रहेगा। यानी कि शुरू के 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, और चौथे दिन ये 34 हो जाएगा। और ऐसे ही पहला दिन न्यूनतम तापमान 18, तो बाकी के 3 दिन ये 16 हो जाएगा। केरल के कन्नूर अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से 35 रहेगा। न्यूनतम तापमान चारों दिन 26 रहेगा। अधिकतम तापमान जैसा कि हमने आपको बताया बुधवार से शुक्रवार 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और शनिवार यानी कि चौथे दिन ये 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो केरल के कन्नूर में पर्यटन पूर्वानुमान क्या कुछ है, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, ये जानकारी हमने आपको दी। कन्नूर के बाद आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का, जहां पर घटा तो रहेगी लेकिन धूप भी अच्छी खासी रहेगी। जो अधिकतम तापमान है चारों दिन एक समान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा दार्जिलिंग में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये शुरू के 2 दिन 11 डिग्री सेल्सियस, बाद के 2 दिन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अगर आप जाना चाह रहे हैं घूमने के लिए तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। दार्जिलिंग के बाद अब रुख करते हैं पणजी का। गोवा के पणजी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बुधवार को थोड़ा घटा रहेगी, थोड़ा धूप रहेगी, और बुधवार को भी और बृहस्पतिवार को भी, यानी कि गुरुवार को भी इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी के जो 2 दिन है शुक्रवार शनिवार अच्छी खासी धूप रहेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 2 दिन 35, तो लास्ट के 2 दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर चारों ही दिन एक समान यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। असम के सिलचर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चारों ही दिन धूप के साथ साथ घटा भी छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 31 से 32 के बीच फ्लक्चुएट करेगा चारों दिन, और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। शुरू का पहला दिन बुधवार को 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा, और इसके बाद जो बाकी के 3 दिन है 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे तेलंगाना के हैदराबाद अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन थोड़ी घटा और थोड़ा जो सूरज है वो खिला रहेगा, यानी कि धूप थोड़ी खिली रहेगी। मिला जुला जो है तापमान रहेगा। बुधवार से लेकर शनिवार तक अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 31 से 33 के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 19 से 21 रहेगा। तो हैदराबाद में किस तरीके का पर्यटन पूर्वानुमान है ये हमने भी आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है खेती किसानी। तो खेती किसानी में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों को अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, फसलों की बुवाई के लिए, उनकी रखवाली के लिए क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए, कैसे वो अपनी उपज अच्छी ले सकते हैं, क्या है एक्सपर्ट्स की राय, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान रबी फसलों की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और धनिया की भी बुआई कर लें। जम्मू के किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही साथ प्याज की रोपाई के लिए भी खेत तैयार कर लें किसान। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ निचले वर्षा वाले क्षेत्रों में शलजम और मूली की बुआई कर लें। मध्य पर्वतीय क्षेत्र में पत्ता गोभी की बुआई की जा सकती है। हिमाचल में अभी के समय गाजर और ब्रोकली की सीधी बुआई कर सकते हैं। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सभी फसलों और सब्जियों में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन की फसल की देखभाल करें। तना और फल छेदक कीट लगने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। अभी के समय मिर्च की फसल में माइट्स और जैसिड का खतरा हो सकता है। यहाँ के किसान मिर्च फसल की लगातार निगरानी करें। हिमाचल के किसान रबी फसल की बुआई से पहले खेतों की सफाई कर उसमें सड़ी हुई खाद डालें, जिससे फसल गुणवत्ता में सुधार आएगी। साथ ही मिट्टी में पोषक तत्व भी बढ़ जाएंगे।
तो खेती किसानी के सेगमेंट के जरिए का आपने एक रिपोर्ट देखी जिसमें आपने जाना कि जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के किसानों को क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे उनकी मिट्टी जो है उसकी उर्वरकता ज़्यादा बढ़ सकती है, कैसे उनको अच्छी फसलें प्राप्त हो सकती हैं, साथ ही और क्या कुछ किसानों को करना चाहिए अपनी फसलों के लिए, वो आपको दिखाते हैं, बताते हैं पुणे स्थित भारत विज्ञान विभाग की जो वैज्ञानिक है डॉक्टर आशा लटवाल। उनका क्या कुछ कहना है, एक्सपर्ट हैं वो उनकी जो बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो आपको बताते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। केरल में अगले 5 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान तथा 3 और 4 नवंबर को 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है। इसके चलते अदरक, धान, केले और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। केरल के दक्षिणी क्षेत्र की अगर बात करें तो भारी वर्षा के कारण नारियल के बगीचों में पौध सुरक्षा उपायों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। केरल के उत्तरी क्षेत्र में केले और टमाटर के पौधों को सहारा प्रदान करने की सलाह दी जाती है। तमिलनाडु राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान तथा 3 और 4 नवंबर को 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए कीटनाशकों का छिड़काव एवं उर्वरकों का प्रयोग स्थगित करें। साथ ही लगातार वर्षा के कारण हल्दी, कपास और मक्का आदि खड़ी फसलों में जल जमाव होने की संभावना है, अतः अनुरोध है कि जल निकासी करने की प्रक्रिया को कायम रखें। 5 महीने की गन्ने की फसल में सूखे पत्ते निकालकर क्रॉपिंग का कार्य करें। जम्मू कश्मीर में धान की जल्दी पकने वाली किस्मों की कटाई तथा उनकी मड़ाई करें। शीतकालीन आलू की रोपाई भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लहसुन, सरसों, अलसी, मटर और गोभी सरसों की बुआई तथा गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई करें। उत्तराखंड में कटी हुई धान फसल की मड़ाई करें और परिपक्व तिल की कटाई करें। साथ ही चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और गेहूं की बुआई भी की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पराली प्रबंधन की। बढ़ता प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है पराली जो कि धान की कटाई के बाद जो उसके अवशेष हैं वो बच जाते हैं, उसी को बोलते हैं। और जब किसान धान की कटाई करते हैं तब ये बचते हैं, तो उसका प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पराली आखिर होती क्या है, उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए और केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके के कदम इस ओर उठाए जा रहे हैं, ये सब जानकारी बताते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। हमारे देश में गेहूं और धान दोनों ही बम्पर पैदावार वाली फसलें हैं। अप्रैल में गेहूं की फसल तो सितंबर अक्टूबर में धान की फसल तैयार हो जाती है और इसी दौरान फसल अवशेषों को जलाया जाता है। धान की फसल कटने के बाद तुरंत गेहूं की फसल भी बोनी होती है और इसलिए अगली फसल बोने के लिए खेत भी तैयार चाहिए। इस आपाधापी में किसान के पास समय की कमी होती है और वो पराली को आग के हवाले कर देते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण वातावरण की निचली सतह पर इकट्ठा होता है। प्रदूषण हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैल जाता है। ये प्रदूषण ग्रीन हाउस गैस पैदा करके मौसम में बदलाव का कारण बनता है। इतना ही नहीं, फसल अवशेष जलाने से वातावरण में खतरनाक रसायन घुल जाते हैं। एक शोध के अनुसार 1 टन धान के अवशेष जलाने से 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश, 1.2 किलो गंधक और करीब 400 किलो कार्बनिक पदार्थों की हानि होती है, जबकि ये सभी तत्व बेहतर पैदावार में सहायक हैं। कुछ शोध के बाद पराली प्रबंधन के कुछ उपाय निकाले गए। पराली एक बेहतर खाद, मशरूम उत्पादन का आधार और अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबाइन से कटाई के बाद फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके और SMS लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा किसान फसल अवशेषों को इकट्ठा करके ईंधन, कंपोस्ट, पशु आहार, घर की छत, फल सब्जियों की पैकिंग करने में भी उपयोग कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने धान की पराली के प्रबंधन के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 3,333 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार की पराली प्रबंधन पर लगातार जागरूकता देने के परिणाम स्वरूप धान की कटाई के वर्तमान सीजन में 45 दिनों की अवधि यानी 15 सितंबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 के दौरान हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, यूपी, एनसीआर, राजस्थान और दिल्ली में पराली जलाने की कुल घटनाएं 2022 की इसी अवधि में 13,964 से घटकर 2023 में 6,391 और 2021 की इसी अवधि में 11,461 से घटकर 2023 में 6,391 रह गई है। यानी पराली जलाने की घटनाओं में क्रमशः 54.2% और 54.3% की कमी आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे जो कि है आज की फसल। और आज की फसल है आलू, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। हालांकि केरल, तमिलनाडु को अगर छोड़ दिया जाए तो ये भारत में कहीं भी उगाया जा सकता है। मसलन पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर आलू जो है वो उगाया जाता है। लेकिन इस फसल के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। अगर आप इस शो में दिखाई गई तमाम जानकारी एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर एक बार फिर से ये कार्यक्रम देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।